कमजोर आर्थिक आंकड़ों के बावजूद रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा डाउ, लेकिन टेक शेयरों की पिटाई से नैस्डैक में 0.25% की कमजोरी। एशिया की दमदार शुरुआत और एसजेएक्स निफ्टी है 0.5% मजबूत। 2,500 से 7,500 के होटल रूम पर 18 और उससे ज्यादा महंगे होटल पर 28% जीएसटी। शिपिंग इंडस्ट्री का टैक्स घटाकर हुआ 5%। 30 जून को जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन समेत 5 सरकारी कंपनियों को बेचने की तैयारी। विनिवेश विभाग ने जारी किया कैबिनेट ड्राफ्ट नोट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए ब्रांच खोलने पर लगी रोक। बढ़ते एनपीए की वजह से आरबीआई ने लिया एक्शन। प्रधानमंत्री कार्यालय में आज अहम बैठक। एनपीए पर आरबीआई के ताजा सर्कुलर का अपडेट लेगा पीएमओ। एनपीए घटाने की समय सीमा तय कर सकता है आरबीआई। और आज से 21 जून तक खुलेगा सीडीएसएल का आईपीओ। प्राइस बैंड 145 से 149 रुपए। एंकर इन्वेस्टर से जुटाए 150 करोड़ रुपए। एरिस लाइफ साइंसेज के आईपीओ को ठंडा रिस्पांस, कुल 12% ही भरा। और आज से सेंसेक्स में बड़े बदलाव। गेल हो गया बाहर। कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा मोटर्स डीवीआर को मिलेगी सेंसेक्स में जगह। और आईपीओ की लिस्टिंग प्रक्रिया होगी तेज। 6 दिन की बजाय 4 दिन में ही अब होगी लिस्टिंग। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अधिकार भी बढ़ाए गए। हफ्ते की शुरुआत के लिए है दुनिया भर के बाजारों से मजबूती के संकेत। बड़ा सवाल है कि क्या बाजार करेक्शन पूरा करके फिर से नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ेंगे या ऊपरी स्तरों पर फिर से दिखेगा दबाव। ऐसे में क्या हो आपकी स्ट्रेटजी, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा कुछ ही देर में इसी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर किस तरह से निकल कर आ रही है। डाउ ने जरूर एक ठंडा कारोबार दिखाया, लेकिन एसजेएक्स निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर इसलिए क्योंकि एशियाई बाजारों की दमदार तेजी देखने को मिल रही है। हांगकांग के मार्केट्स हों या फिर देखिए जापान का बाजार, वहां पर भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। येन की कमजोरी का फायदा जापान के बाजार को मिल रहा है। हांगकांग देखिए 250 पॉइंट ऊपर इस समय कारोबार करता हुआ और सारे एशियाई बाजार अच्छी बढ़त के साथ इस समय ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ग्लोबल संकेत तो बहुत ही बढ़िया है। हफ्ते का पहला कारोबार दिन अनिल, तो फिर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। शुक्रवार को जरूर हमने देखा थोड़ी सी मायूसी हुई, 9,600 के नीचे जाकर निफ्टी ने समाप्ति दी। आज का सेशन कैसा रह सकता है? हल्की सी कमजोरी के संकेत जरूर हुए कि 9,600 के नीचे की वीकली क्लोजिंग हुई है, लेकिन अब भी ठीक है। बाजार ऐसा लग रहा है कि टाइम वाइज करेक्शन देने के मूड में ज्यादा है, बजाय कि प्राइस वाइज करेक्शन आपको ज्यादा तेजी से मिले। और उस लिहाज से मुझे लगता है अब भी निर्णायक लेवलों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 9,600 अब भी आज भी निफ्टी के लिए निर्णायक लेवल का काम करेगा। और 23,500 जहां पर बैंक निफ्टी फाइनली वीकली एक्सपायरी के बाद शुक्रवार को बंद हुआ है, 23,500 के लेवल के आसपास वही निर्णायक लेवल दोनों ही इंडेक्स के लिए अब भी बनते। तो आज जिस तरह से शुक्रवार को शायद हमने ज़्यादातर वक्त 9,600 के नीचे बिताया, निर्णायक लेवल के नीचे, उस तरह से संभावना ज़्यादा है कि आज 9,600 के निर्णायक लेवल के कुछ ऊपर हम वक्त बिताएं। लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो संकेत हैं वो बाजार में ये बात बता रहे हैं कि बाजार रेंज बाउंड रहेगा और शायद दोनों तरफ आपके लिए ट्रेडिंग के मौके बनते हुए दिखेंगे। और दिन की ट्रेडिंग रेंज के लिहाज से 9,550, 9,625 ये एक दिन के लिए 75 पॉइंट की छोटी ट्रेडिंग रेंज है। संभावना कम है कि इस रेंज के बाहर निकले तो संभावना फिर ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए शायद ऊपर की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा बनती है। लेकिन अगर इस दायरे के बाहर निकले तो फिर आपके लिए 50 अंकों का एक मूव और आने की संभावना है। यानी कि 9,625 के पार निकले तो फिर 9,675 तक पहुंचने की कोशिश बाजार की होगी और 9,550 के नीचे फिसले जिसकी संभावना है कम। अगर हुआ तो फिर 9,500 अगला नीचे का लेवल होगा। और उसी लिहाज से मैंने कहा है कि 9,500 से लेकर 9,550 ये है निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन और ये सपोर्ट आसानी से टूटने वाला नहीं है। और जैसे जैसे इस सपोर्ट जोन के पास आप बाजार को आते हुए देखेंगे, खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। और वैसा ही रेजिस्टेंस जोन या ऊपरी स्तरों का मुनाफा वसूली का जोन भी साफ नजर आ रहा है। वो है 9,650, 9,675 जो हम आगे डेटा में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक संकेत साफ दिख रहा है कि इस रेंज के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 23,300, 23,600 ये है बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज। इसमें बाजार ट्रेड करते हुए दिखेगा। और
अगर पार निकले तो 23,700 तक। तो ये ब्रॉडली बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग जोन आपको नजर आएगी। जहाँ तक आज ट्रेड करने का सवाल है, अगर बहुत ज़्यादा गैप से ना खुले, वैसे तो 43 पॉइंट बेहद ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम इतना मजबूती के साथ नहीं खुलेंगे, थोड़ा कम मजबूत खुलेंगे। और अगर कम मजबूत खुले तो फिर खरीदारी का मौका होगा 9,550 के स्टॉप लॉस के साथ, 9,625, 9,650 का टारगेट बैंक। लेकिन अगर एक शॉर्ट कॉल लेना चाहें तो बहुत स्किल ट्रेडर्स के लिए बड़े गैप से खुल जाएं, 9,650 पहले पहुंच जाएं तो वहां पर शॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो होगा 9,675 का 50 पॉइंट के मूव के लिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, वीकली एक्सपायरी से उबरकर शुक्रवार को बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट की अच्छी मजबूती के साथ 23,500 पर क्लोजिंग दी है। मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी 23,300 आसानी से तोड़ने के लिए तैयार है, और 23,600 पहला टारगेट है और उसके बाद 23,700 तक के भी बन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो एक शॉर्ट कॉल 23,600 के ऊपर का ले सकते हैं, 23,700 का स्टॉप लॉस रखें। बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस निफ्टी के मुकाबले में मजबूती की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, 23,400, 23,500 तक वापस आप अपनी पोजीशन को कवर करें। और इसीलिए आज से मैंने जो सेक्टर्स चुने हैं आज, उसमें शिपिंग, ये थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान और आगे बढ़ा सकता है। रियल एस्टेट शेयरों में थोड़ी खरीदारी और हो सकती है। मेटल्स मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं, और साथ ही प्राइवेट बैंक्स, अगर जैसा मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में थोड़ी मजबूती दिख रही है, बैंकिंग शेयरों से लीडरशिप आ सकती है, तो वो लीडरशिप प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादा दिख रही है बजाय सरकारी बैंक्स के। बिल्कुल, चलिए तो बैंक निफ्टी इस पर रखिए नज़र, और शुक्रवार को भी देखिए इसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। शिपिंग, रियल एस्टेट, मेटल, छोटे छोटे सेक्टर, सरकारी कंपनियां आज फोकस में आपके रहने वाली हैं। बागले साहब से पूछते हैं कि वो आज बाजार को किस तरह से ट्रेड करेंगे। सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्या मूड है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। 100 पॉइंट की रेंज बरकरार है। मुझे निफ्टी में ऐसा कोई एग्रेसिव टारगेट देना नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट पिछले 10 दिनों से हम बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी 23,400, 23,600, ये 200 पॉइंट का रेंज है। और एक चीज अच्छी है कि आज मुझे देने के लिए नेगेटिव स्टॉक मिला ही नहीं, मेरे चारों स्टॉक्स पॉजिटिव है। वाह, तो 4 के 4 खरीदारी के आइडियाज कौन से हैं, वो आइडियाज पूछते हैं बागले साहब से। बागले साहब बिल्कुल तैयार बैठे हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं एफआईआईज और डीआईएस के डेटा की। एफआईआईज ने करीब 765 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। मतलब जून में अब तक का सबसे बड़ा नेगेटिव फिगर ये दिख रहा है। चिंता की बात है, या फिर घरेलू फंड्स पर ही भरोसा करें बाजार में? दरअसल उनकी वजह से तो देखिए हम यहाँ पर बैठे हैं, करीब करीब 900 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। कौन से डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? चिंता की बात तो है, और ये इसलिए हेमंत की लगातार दूसरा तीसरा ट्रेडिंग सेशन है कि कैश मार्केट की बिकवाली के साथ वो वायदा कारोबार में भी बेच रहे हैं। अगर सिर्फ कैश में बेचे और सामने घरेलू फंड्स की खरीदारी है तो दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अच्छा, दूसरी बात है कि वहाँ उनका मूड तो ग्लोबल मार्केट से डिसाइड होता है। अब अमेरिका तो मजबूत है, और अमेरिका में फेड की मीटिंग के बाद ऐसा तो कोई संकेत नहीं मिल रहा जिससे ऐसा लगे कि खराब होने वाले ग्लोबल मार्केट्स। तो फिर अगर एफआईआईज हमारे यहाँ बेच रहे हैं तो उससे ऐसा नहीं है रिस्क कि बाजार एकदम टूट जाएंगे। ठीक बात है, क्योंकि सपोर्ट तो निचले स्तरों पर हमारे घरेलू फंड्स का है ही। लेकिन दो दिक्कत है। दिक्कत क्या है? एक तो घरेलू फंड्स का सपोर्ट कैश मार्केट के स्टॉक्स में, मिड कैप्स में ज्यादा आता है बजाय दिग्गजों के। हालांकि अब थोड़े थोड़े वो दिग्गज शेयर भी खरीद रहे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से। और दूसरी दिक्कत ये कि इनके दम पर आप ऊपर ज्यादा नहीं बढ़ पाते, टिक नहीं पाते हैं। तो एफआईआई ने मूड बना रखा है कि जैसे बाजार ऊपर आएंगे हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा बेचेंगे। तो 350 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, 500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, और अगर इस लिहाज से आप पोजिशनल देखें तो डेटा लगभग 1500 करोड़ के आसपास की बिकवाली के बन जाते हैं, जो कि छोटे नहीं है। खासतौर से उस सेशन में जब निफ्टी मामूली से हरे निशान में बंद हुआ हो, और ऑप्शंस में भी कोई ऐसा पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन कम होने के संकेत नहीं है। नहीं तो जनरली ये होता है कि इंडेक्स बेचें तो ऑप्शन में थोड़ी तेजी की पोजीशन कॉल ऑप्शन खरीद कर बना लेंगे, या पुट ऑप्शन बेचकर तेजी करेंगे। वैसा नहीं दिख रहा। तो डेटा में एक ही दिक्कत है कि ऊपरी स्तरों पर टिक पाएंगे। जैसे आज 45 पॉइंट ऊपर दिख रहा है एसजीएक्स। पहली बात तो लगता नहीं इतना ऊपर खुलेगा, खुल गया तो टिकना मुश्किल होगा। तो बाजार के लिए दिक्कत यही हो रही पिछले 2-3 सेशन से, हम गैप से खुल जाते हैं फिर टिक नहीं पाते। इससे तो बढ़िया है कि नीचे खुले और फिर बढ़ जाएं। तो इन डेटा के दम पर अगर इतने ऊपर खुले तो एक बार आपको 9,650 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। एफआईआईज के पास अभी भी फार्मा शेयर है। देखिए क्या दबाव देखने को मिला शुक्रवार को। और अनिल सही कह रहे हैं, 6 दिनों से लगातार एफआईआईज की कैश मार्केट में बिकवाली है। ये संकेत थोड़ा सा चिंता में डालने वाला। लेकिन देखिए मिड कैप, स्मॉल कैप्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जहां खबरें हैं वहां तो बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। वागले साहब से पूछते हैं उनके आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं। वागले साहब शुरुआत करिए, टॉप 2 बताइए।
हेमंत, मैं ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के साथ शुरुआत करूंगा। आई थिंक फ्राइडे मॉर्निंग में हमने बात की थी, आप काफी बुलिश थे उस पे। 850 का टारगेट था आपका, या उसके ऊपर का भी था? पोजीशनल व्यू तो मुझे 1000 के ऊपर लगता है, बट इमीडिएटली आप बात करो तो मेरा आज 795 का टारगेट है, 1 से 2 हफ्ते का। तो खुलते ही हासिल हो जाएगा। खैर, मैं बताऊंगा खबर क्यों हासिल हो जाएगा खुलते ही थोड़ी देर में, लेकिन पोजीशनल व्यू मेरे को बताइए क्या है आपका इस पे? मेरा 4 डिजिट का टारगेट, 4 डिजिट का टारगेट। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि हमने ये फ्राइडे मॉर्निंग को बात की थी तो लोगों को चांस मिला होगा लेने में। आज तो चांस नहीं मिलने में, जैसे आप बोल रहे हो, तो वो खबर ऑलरेडी आ गई। तो मतलब आपने जो फ्राइडे मॉर्निंग को आइडेंटिफाई किया था वो मार्केट से पहले था, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और दर्शकों के लिए। तो जिन्होंने लिया है उनके लिए आज क्या बोलेंगे, मतलब लॉटरी है, ठीक बात। तो खड़े रहे, मतलब शॉर्ट प्रॉफिट बुक ना करे, लॉन्ग टर्म व्यू भी पॉजिटिव है। 657 स्टॉप लॉस, 795 टारगेट, ठीक बात है। दूसरा है इंडिया सीमेंट, जो हमने फ्राइडे मॉर्निंग को बात की थी, क्लोजिंग बहुत अच्छी तरह से उभर कर आया है और मुझे लगता है ये मूव कंटिन्यू होगी। 215 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 3 से 4 दिन का व्यू है, 232 का टारगेट। और ये अनिल ने सुबह सुबह आइडेंटिफाई किया था, मुझे याद आता है। एफएनओ वाले शेयर तो आप जानते ही हैं, फिर कमाल दिखाते हैं। इंडिया सीमेंट पर रखिएगा नजर और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर रखिएगा नजर। 2 और हैं खजाने में, इनके 2 स्टॉक्स, वो पूछेंगे वागले साहब से। लेकिन पहले बात करते हैं एफएनओ के डेटा की। अनिल, कैसे निकल कर आया? पुट कॉल रेशियो तो बहुत कंफर्टेबल होगा। हाँ, अब कंफर्टेबल जोन की तरफ बढ़ रहा है। 1.12, हालांकि 1 बेसिस पॉइंट ही कम हुआ, लेकिन पुट कॉल रेशियो धीमे धीमे नीचे जा रहा है। हेमंत, एक अच्छी बात जो हो रही है वो ये कि 9600 के नीचे की 2 दिन से क्लोजिंग मिली है आपको, और वीकली क्लोजिंग थी, तो थोड़ी सी तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने पोजीशन कम करना शुरू कर दिया है। 4 लाख शेयर निफ्टी में कम हुए हैं और प्रीमियम घटी है 23 पॉइंट से 9 पॉइंट की। इसका मतलब क्लियर कट है कि शॉर्ट्स बनने के बजाय जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स उन्होंने अपनी पोजीशन कम की है। और मजे की बात क्या है, यहाँ तो ठीक है, समझ में आता है। बैंक निफ्टी जब 110 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ है, फिर भी बैंक निफ्टी में जो डिस्काउंट 4 पॉइंट का चल रहा था वो बढ़कर 42 पॉइंट का हो गया और ओपन इंटरेस्ट से 92,000 शेयर घटे हैं। इसका मतलब सिंपल है कि ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस है नहीं ऊपरी स्तरों पर, तो तेजी करने वाले थोड़े थक रहे हैं, हल्के होते दिख रहे हैं। और ये बाजार की सेहत के लिए बहुत अच्छा है कि पोजीशन किसी की भी हो, तेजी करने वाले की हो या मंदी करने वाले की, वो कम रहे और ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे, तो बाजार के लिए ये अच्छा संकेत है। तो ये संकेत पहला आपको आता हुआ वहां से दिख रहा है। अब विक्स 10.91 पर आया है। अगर विक्स यहाँ से थोड़ा और कमजोर होता है 20-30 बेसिस पॉइंट, तो फिर वहां पर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। वहां से बाजार में थोड़ा सा ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए रिवर्सल का संकेत आएगा, यानी कि 100-200 पॉइंट की उतार चढ़ाव बढ़ सकती है। वो जब आएगा तब हम आपको फिर से अलर्ट करेंगे। 9600 क्यों अब भी अहमियत वाला लेवल है, क्योंकि 9500 9700 पर तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट और कॉल में, तो वो तो आपके लिए ब्रॉड रेंज होगी हफ्ते भर के लिहाज से कि इस हफ्ते की शुरुआत के लिए आपको 200 पॉइंट की रेंज को ट्रेड करना है। लेकिन फिर भी 9600 के आसपास क्यों बाजार चक्कर लगा रहा है पूरे हफ्ते, और आज भी क्यों निर्णायक लेवल है, उसकी वजह है कि पुट में 59 लाख और कॉल में 54 लाख शेयरों का इसी स्ट्राइक प्राइस पर खड़ा है, लगभग बराबरी का। यानी कि तेजी और मंदी करने वाले दोनों ही ट्रेडर्स कॉन्फिडेंट हैं कि तेजी करने वाले सोचते हैं फिर से 9700 आएगा, वहीं मंदी करने वालों को लगता है कि 9500 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने अभी तक अपनी पोजीशन बहुत ज्यादा कम नहीं की है, तो वो रस्साकशी वाला मामला वहां पर बनेगा। लेकिन बैंक निफ्टी पर भी इसी तरह से 23,500 का लेवल बड़ी अहमियत के तौर पर आ रहा है। निफ्टी 9600 के नीचे एक बार रह भी जाए तो चलेगा, बैंक निफ्टी को 23,500 के नीचे नहीं रहना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है बाजार की सेहत के लिए। और वो क्यों? क्योंकि 23,500 के पुट पर इस सीरीज की जो पोजीशन बनी है, मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ, इस हफ्ते की एक्सपायरी की नहीं, वो 10.5 लाख शेयरों के आसपास की बैंक निफ्टी की पोजीशन है। उसके सामने 23,500 पर कॉल्स लगभग 6 लाख शेयर के हैं। तो जो तेजी की पोजीशन है, जो पुट राइटर्स हैं, उनकी पोजीशन दुगुनी से थोड़ी सी कम समझ लें। और इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर बैंक निफ्टी ने 23,500 के नीचे वक्त बिताया तो फिर होगा ये कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से बिकवाली का दबाव ज़्यादा बनेगा। संभावना पूरी है, जिस तरह की पोजीशन है, और अगर कम होनी होती तो पिछले हफ्ते हो जाती, नहीं हुई तो फिर इसका मतलब क्लियर है, निफ्टी से पहले अगर ऊपर की तरफ जाकर बाजार को टिकना है तो बैंक निफ्टी का हाई पहले बनेगा, निफ्टी का बाद में बनेगा, और उसके लिए बैंक निफ्टी को 23,500 के ऊपर निकलकर क्लोज होना जरूरी है। अगर आज फिर से आपको 9,625 के ऊपर की क्लोजिंग मिले निफ्टी पर और 23,600 के ऊपर की क्लोजिंग मिले बैंक निफ्टी पर, ये 2 लेवल नोट कर लीजिए, 9,625 निफ्टी और 23,600 बैंक निफ्टी पर, तो ये मानिएगा कि पिछले हफ्ते का करेक्शन काफी कुछ हद तक खत्म होने की संभावना है और बाजार नए हाइस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पहला संकेत, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो निर्णायक संकेत है, लेकिन पहला संकेत आज की क्लोजिंग पर मिलेगा। 9,625 के ऊपर पहले आपको क्लोजिंग चाहिए और 23,600 के ऊपर पहले आपको बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग चाहिए। बिल्कुल, तो बैंकिंग स्टॉक्स ही अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। और देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में शुक्रवार को
350 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग होती हुई नजर आई है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई, और बैंक निफ्टी तो आप देख लीजिए ज़्यादातर जो फोकस है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो प्राइवेट बैंक्स हैं। चलिए इस पर विस्तार से आगे भी बात करेंगे, कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। लेकिन वक्त हो गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, और ब्रेक के तुरंत बाद हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने निफ्टी पर क्या राय दी है आज आपके लिए, और कौन सी वो 5 खबरें हैं जिनके चलते आज शेयर रहेंगे फोकस में। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। आइए अब जानते हैं कि आज निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय निकल कर आ रही है। मनीष शर्मा डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के कह रहे हैं बेचकर चलिए, टारगेट देखिए 9,500 का दे रहे हैं, कह रहे हैं 9,600 के आसपास ही बेचेगा, 9,650 का स्टॉप लॉस भी रखिएगा। एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल का मानना है कि खरीदारी करने में है समझदारी, 9,640 का रखिए लक्ष्य, 9,560 शुक्रवार के लोस पर लगाइएगा स्टॉप लॉस। और मुदित गोयल के साथ है मितेश ठक्कर भी, मितेश ठक्कर.com के, वो भी कह रहे हैं कि 9,680 तक जा सकता है निफ्टी, 9,620 के आसपास ही लेकिन खरीदेगा, 9,600 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखिए। गिरावट में करे खरीदारी, ये राय है सिमी भौमिक की, कह रही कि 9,560 9,570 सही रेंज है जहां पर खरीदारी करिए, और 9,550 पर लगा लीजिएगा स्टॉप लॉस। 9,620 है पहला लक्ष्य, और उसके बाद 9,650 तक पहुंचेगा निफ्टी। बिल्कुल ऐसी राय प्रकाश काबा की, वो भी कह रहे हैं बाय ऑन डिप्स की रणनीति पैसा बना कर देगी, 9,650 9,675 ये उनके टारगेट्स। खरीदिए कहाँ, 9,550 के आसपास। तो 5 एक्सपर्ट और 5 में से 4 देखिए बुलिश, और राय जो निकल कर आ रही है उसके मुताबिक 9,550 है पहला अहम सपोर्ट निफ्टी पर, जो पिछले हफ्ते हमने 2 बार उन लेवल के नजदीक जाने की कोशिश की लेकिन होल्ड किया। 9,560 का लो पिछले हफ्ते का बनाया, तो उसके ठीक 10 पॉइंट नीचे 9,550 रहेगा आपके लिए अहम सपोर्ट। ऊपर 9,650 9,675 पर जाकर रुकेंगे, अटकेंगे बाजार, ये मानना है हमारे 5 के 5 एक्सपर्ट्स का। ऑलराइट, ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन सी वो 5 खबरें हैं जिनके चलते आज शेयरों में दिख सकती है तेजी या मंदी, सब पर बात करते हैं। आइए जानते हैं आज का टॉप 5 स्टॉक्स। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक रहेगा बड़े एक्शन में, क्योंकि सरकार की तरफ से इसको विनिवेश करने की तैयारियां आगे बढ़ती हुई दिख रही है। विनिवेश विभाग ने इसके लिए एक कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार किया है। 73.5% हिस्सेदारी है सरकार के पास। पहले नीति आयोग का यह कहना था कि इसे 2 इंस्टॉलमेंट में बेचना चाहिए, लेकिन सचिवों के समूह ने इस पर राय ये दी कि ये इंस्टॉलमेंट के चक्कर में ना पड़े, पूरी की पूरी हिस्सेदारी एक साथ बेचें। और ड्रेजिंग जैसी कंपनी जो प्रॉफिटेबल है, शानदार है, अगर उसका डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तेजी इस स्टॉक में हो सकती है। इसके साथ 4 और सरकारी कंपनियों के लिए ड्राफ्ट नोट तैयार हुआ है, लेकिन वो अनलिस्टेड है। लिस्टेड कॉर्पोरेशन स्पेस में ड्रेजिंग और इसके साथ साथ BEML, इन शेयरों पर रखे आज आप नजर। बिल्कुल 119 करोड़ का एबिटा करती है, तो मुनाफे वाली कंपनी पहले बिकेगी और वो भी ऑक्शन होगा। तो ये तो खैर आज अपर सर्किट पर खुलने वाला है। बागले साहब का आज का टॉप ट्रेडिंग आइडिया भी है, लेकिन फिर कहाँ और नजर होनी चाहिए आपकी? शिपिंग कंपनियों पर नजर होनी चाहिए। देखिए SCI में भी सरकार हिस्सेदारी बेचना चाहती है, हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था। इसके अलावा बाकी शिपिंग कंपनियां जी शिपिंग, शेयर शिपिंग, सीमैक, यहाँ पर तेजी इसलिए देखने को मिल सकती है क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री पर जो GST की दर है वो 5% रखी जाएगी। देखिए स्लैब का सबसे निचला वाला हिस्सा शिपिंग सेक्टर के लिए रखा गया है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी जिसके चलते आज अच्छी तेजी इस सारे के सारे पैक में देखने को मिल सकती है। होटल स्टॉक्स पर रखिए नजर, और खास तौर से महंगे होटल्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल वाली बात, जो 5 सितारा होटल्स हैं वहां पर 7,500 रुपए से ज्यादा किराए वाले होटल रूम्स पर 28% GST लगेगा, लेकिन 2,500 से 7,500 रुपए की रेंज में अगर किराया है तो वहाँ पर GST होगी 18%। यानी कि कामत होटल, वाइसरॉय होटल जो इस रेंज में आते हैं इनके लिए ठीक बात है, लेकिन EIH, इंडियन होटल जो महंगे होटल्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला मामला। बिल्कुल। इसके अलावा आपकी आज नज़र होनी चाहिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर। देखिए अब ये 6ठा बैंक हो गया है जहां पर RBI ने कह दिया है कि ना तो ये बैंक अब कर्ज दे सकता है, ना ये बैंक अब नई ब्रांचेस में एक्सपैंड कर सकता है, ना ये डिविडेंड दे सकते हैं। यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ये लिया गया है RBI द्वारा, और इससे पहले यूको, IDBI बैंक, IOB, देना बैंक, सेंट्रल बैंक पर भी इसी तरह का एक्शन लिया था RBI ने। और अब जब तक ये अपनी सेहत दुरुस्त नहीं कर सकते तब तक ये बैंकिंग के कोर कामकाज को करने के लिए सक्षम नहीं है। ये है मोटा मोटी बात जो RBI ने कही है। और आज RBI की और फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक बैठक भी होने वाली है। PMO में देखना होगा इन बैंकों के साथ अब सरकार क्या करने का सोचती है। तो आज ये सारे के सारे बैंक्स फोकस में रहेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी। इन शॉर्ट इन बैंक्स के तमाम कर्मचारियों को
ऑफिस जाने के लिए सैलरी मिलेगी, अब कोई काम नहीं करना है, खाली VRS भी एनपीए की रिकवरी करें बस बैठकर। हाँ तो अब देखना होगा क्या VRS लाती है इनके मैनेजमेंट। हाँ, मैं लाइटर नोट पर कह रहा हूँ कि बैंक को अगर कुछ भी लोन नहीं देने हैं, नए ब्रांचेस नहीं खोलने, तो फिर देखिए अब आगे क्या होता है। फिलहाल एक और स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज ये रहेगा रेडार पर। श्रीकाकुलम प्लांट के लिए यूएसएफडी को एक आपत्ति है, फॉर्म 483 जारी किया है। अब इंटरेस्टिंग बात होगी देखना, क्योंकि बाजार को अनुमान ये था कि ये प्लांट क्लियर होना चाहिए। अब ये जो आपत्ति एक है, ये क्या है? बिल्कुल अगर छोटी है, मामूली सी है, तब तो ये समझिए कि प्लांट क्लियर है, नहीं तो फिर थोड़ा और मामला लटकता हुआ दिख रहा है। तो ये जब तक क्लियर नहीं हो तब तक ये अंदाजा लगाना मुश्किल काम है कि डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक किस तरह से ट्रेड करेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो एकदम उम्मीद ये थी कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसकी जगह एक आपत्ति आई। तो अब तक जो खबर हमें पता है उस हिसाब से सेंटिमेंट के लिहाज से थोड़ा सा नेगेटिव। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब, और बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अमरीश बलिगा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। स्वागत है सर आपका भी। बताइए कहाँ मौके हैं खरीदारी के इस बाजार में? कुछ स्टॉक तो करेक्शन दे रहे हैं, लेवल आए हैं कुछ खरीदने के? लेवल तो अभी तक ठीक से आए नहीं है, पर क्लियरली वॉच तो रख रहा हूँ ऑन सीमेंट। ओके, क्योंकि जनरली इन मॉनसून हम लोग देखते हैं कि सीमेंट स्टॉक्स करेक्ट टू सर्टेन एक्सटेंट, और यदि मार्केट में करेक्शन आता है देन आई थिंक वी कैन सी अ डिसेंट करेक्शन एज फार एज सीमेंट इज कंसर्न। तो आई थिंक वहाँ पे खरीदारी का मौका है। ठीक है। एंड माई पिक्स आउट देयर वुड बी अंबुजा, अल्ट्राटेक एंड जेके। अंबुजा, अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट। Yes. But again, I would look at least about 5 to 8% sort of a correction यहाँ से. The other segment clearly is consumers, क्योंकि वहाँ पे शायद एक disruption आएगा because of GST, and that would be the time to get into the consumer durables, FMCG and across. सेल लगी हुई है इस समय बाजार में, आप जिस तरफ जाइए तो चैनल इन्वेंट्री क्लियरेंस करने की होड़ लगी हुई है बाजार में। ये बताइए, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, तो इसके चलते आपको लगता है कंजम्पशन फेसिंग सेक्टर्स में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है? और एक दो शेयर बताइए, क्योंकि क्या खरीदेंगे फिर? नहीं, देखिए यहाँ पे अभी क्या होगा, दैट इन्वेंट्री क्लियरेंस होगा। हाँ, इन्वेंट्री क्लियरेंस हो रहा है एट अ डिस्काउंट। ठीक बात है। तो सेल्स तो शायद दिखाई देंगे टॉप लाइन पे, मार्जिन अच्छे नहीं हो, मार्जिन अच्छे नहीं रहेंगे, और जो भी डिमांड है, latent demand है, I think that will get used up at least for the next 2 or 3 months. तो हम लोग ये देखेंगे कि next 2 or 3 months में जो डिमांड है that will be lower than normal. ठीक बात है। तो उसके कारण मुझे लगता है कि at least for the next quarter possibly the results may not be good. और उस हिसाब से we should see some correction in this sector. And that will be a very good opportunity to buy. और मुझे लगता है कि stocks like Whirlpool, इमामी, ठीक बात है, ITC, HUL, ये सब शायद करेक्ट करेंगे। आई थिंक दैट्स द टाइम टू पिक देम अप। ओके, तो गिरावट में 2 सेक्टर में करनी है खरीदारी, एक तो कंजम्पशन वाले सेक्टर्स जिसमें इमामी, वर्लपूल, ITC, लीवर, दूसरा है सीमेंट, अंबुजा, अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट। लेकिन आज ही एक सीमेंट का शेयर खरीदने की तैयारी है पूरी वागले साहब की, वो है इंडिया सीमेंट, शुक्रवार का स्टॉक परफॉर्मर। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कौन से हैं वो शेयर जहां पर आज एफआईएस की तरफ से दमदार रिपोर्ट्स आई हैं। सोनम मेहता जुड़ेंगे हमारे साथ इन तमाम रिपोर्ट्स को लेकर इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, संदीप वागले साहब, अमरीश बलिगा जी, कुछ ही देर में गौरव बिस्सा भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इन सब एक्सपर्ट से इनके पिक्स भी हम आपको जानकर बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं ब्रोकरेज हाउसेज की। जी हाँ, ब्रोकरेज हाउसेज कौन से स्टॉक्स पर बुलिश या बेरिश हैं, ये बताने के लिए जुड़ चुकी हैं सोनम मेहता आज हमारे साथ। सोनम, सबसे पहले बताइए फार्मा सेक्टर के लिए क्या रिपोर्ट्स निकल कर आई? इप्का लैब पर ही फोकस सबसे पहले बना हुआ है। CLSA नेगेटिव हुआ है इप्का लैब्स पे, उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया स्टॉक को, 22 से सीधा सेल की रेटिंग दे दी है, लक्ष्य को भी घटा दिया है, 650 से सीधा लक्ष्य को 410 का कर दिया है। मौजूदा भाव से स्टॉक में 13% का डाउनसाइड उनको दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 की EPS एस्टिमेट्स को लगभग 30% काट दिया है। उनका मानना है कि जो वक्त लग रहा है रेगुलेटरी की दिक्कतें दूर करने के लिए, वो अनुमान से ज्यादा है, और साथ ही एक्सपोर्ट्स की जो बिक्री है वो आगे चलकर भी और
कमजोर होती हुई दिखाई देगी। सिटी डॉक्टर रेड्डी पर न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रख रहा है। लक्ष्य 2,945 रुपए का दे रहा है। मौजूदा भाव से उनको 10% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक श्रीकाकुलम एपीआई प्लांट को यूएस एफडीए से क्लियरेंस बहुत जल्द मिल जाएगा, लेकिन जो नियर टर्म पिक्चर है वो अभी भी डॉक्टर रेड्डी के लिए काफी डाउटफुली दिखाई दे रहा है। मॉर्गन स्टैनली कैडिला हेल्थ केयर पर बेहद ही बुलिश हुआ है। ओवेट की रेटिंग तो बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य को बढ़ा दिया है। 539 से लक्ष्य को बढ़ाकर 619 रुपए का कर दिया है। मौजूदा भाव से लगभग 20% का अपसाइड उनको स्टॉक में दिखाई दे रहा है। उनका मानना है यूएस मार्केट में अप्रूवल्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कंपनी के लिए अगले 12 महीनों में कंपनी को लगभग 40 अप्रूवल्स मिल जाएंगे और इससे वित्त वर्ष 2019 तक कंपनी के ग्रोथ में लगभग 40% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है 3 रिपोर्ट्स इन फार्मा शेयरों पर, लेकिन बताएं सोनम, इनके अलावा और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? इन्फोसिस सबसे पहले फोकस पे है। जेपी मॉर्गन ने ओवेट की रेटिंग दे दी है इन्फोसिस पर। लक्ष्य 1075 रुपए का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से 14% का अपसाइड उनको दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक संदीप ददलानी ने जो इस्तीफा दिया है वो काफी सरप्राइजिंग भी है और चिंताजनक भी है। उनका मानना है कंपनी को अपनी जो दिक्कतें हैं उसको डिसेंट्रलाइज करने की खास जरूरत है, एक बैलेंस रखने की काफी जरूरत है। टाटा स्टील पर रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की। उन्होंने ओवेट का कॉल को बनाए रखा है। लक्ष्य 690 रुपए का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से स्टॉक में 37% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक टाटा स्टील जो 8 करोड़ शेयर्स टाटा मोटर्स के बेचने वाला है टाटा सन्स को, ये पूरा मोनेटाइजेशन जो है वो काफी पॉजिटिव है और उनका मानना है स्टॉक एकदम सही पोजीशन पर खड़ा हुआ है और डोमेस्टिक अर्निंग्स में एक सुधार की पूरी उम्मीद रख सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच मदरसन सुमी बुलिश हुआ है। उन्होंने खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य को बढ़ाकर 525 रुपए का कर दिया है। मौजूदा भाव से उनको 11% का अपसाइड स्टॉक में दिखाई दे रहा है, जहां पे उनके मुताबिक कंपनी बिल्कुल ट्रैक पे है, सही ग्रोथ ट्रैक पर है। और उनका मानना है जो प्रीमियम काउज की बिक्री बढ़ रही है उससे कंपनी को काफी फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने वोल्टास पर अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य को घटा दिया है। 560 से लक्ष्य को घटाकर 545 रुपए का कर दिया है। मौजूदा भाव से स्टॉक में 11% की अपसाइड दिखाई दे रहा है। और फाइनली सन टीवी पर सिटी की रिपोर्ट आई है, जिन्होंने खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 930 रुपए का दे रहे हैं। उनका मानना है सन के कारोबार में वित्त वर्ष 2018 में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा और स्टॉक की वैल्यूएशंस भी काफी रीजनेबल दिखाई दे रहे हैं। हम स्टॉक्स हैं जहां पर आज नजर होगी। शुक्रिया सोनम आपका इस जानकारी के लिए। टाटा स्टील, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए टाटा सन्स जो है वो टाटा मोटर्स में जो टाटा स्टील के पास शेयर हैं वो खरीद रही है, तो करीब करीब 3,800 करोड़ रुपए टाटा स्टील के हाथ लगने वाले हैं और इससे करीब करीब 5.25% डेट जो है वो घटेगा टाटा स्टील का। ये खबर आ रही है। 72,000 करोड़ रुपए का बड़ा डेट है और अब आप देखिए टाटा सन्स खरीद रहा है टाटा मोटर्स में हिस्सेदारी। तो पूरी शेयर होल्डिंग तो टाटा समूह के पास ही रहने वाली, लेकिन टाटा स्टील को पैसा मिलने वाला है। चार्ट्स कैसे लगते हैं? आप तो काफी समय से बुलिश हैं इस स्टॉक पर सर, बताइए। जब से ये स्टॉक ने 480 के ऊपर ट्रेड करना चालू किया है मैं बुलिश हूँ। हालांकि इतनी मोमेंटम दिखी नहीं है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन जैसे ये 507 508 के ऊपर ट्रेड होगा, ये 530 540 की तरफ की मुंह की शुरुआत होगी। और अगर आप थोड़ा सा लंबे अरसे की बात करें तो मुझे लगता है ये 600 प्लस जा सकता है और 480 का आपका पोजीशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो टाटा स्टील में करें खरीदारी, मेटल्स आएंगे मजबूत। इसके अलावा एक और स्टॉक है वेदांता, जिस पर भी खबरें आई हैं और उस पर भी हम थोड़ी देर में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जोड़ते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के वायदा कारोबार के एक्सपर्ट गौरव बिस्सा साहब को। गौरव जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए पहले तो अपनी राय शुरुआत करिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ। इन लेवल्स पर क्या ट्रेड करना है, खरीदेंगे या बेचेंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए एक सीमित दायरे में ट्रेड हो रही है निफ्टी, लेकिन एक लोअर एंड ऑफ द रेंज में है निफ्टी, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बाउंस बैक भी अच्छा सा दिख रहा है। 9560 के लेवल्स के आसपास से 2-3 बार उछाल भी आई है, तो मुझे लगता है आप बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। 9650 का लक्ष्य होगा, 9560 जिसके प्रीवियस लेवल्स थे बाउंसिंग के, वहाँ से आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी वही सेम रही होगी। 23,400 काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट के तौर पर उभरते हुए आ रहा है, तो यहाँ पे अगर 23,500 सस्टेन करता है तो आप 300-400 पॉइंट की उम्मीद रख सकते हैं ये वीक के अंदर। तो 23,350 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 23,800 से 23,900 इसमें लेवल्स के आप प्ले कर सकते हैं। तो ये राय बैंक निफ्टी और निफ्टी पर। गौरव बिस्सा जी के पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज भी हैं। आज सब वागले साहब के भी अभी आइडियाज बाकी हैं, इन सब पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद फोकस होगा
बजाज ऑटो पर भी देखिए महाराष्ट्र की जो सरकार है वो टैक्सी के ऊपर जो और ऑटो रिक्शा के परमिट के ऊपर जो कैप है वो शायद हटा सकती है, तो इससे फायदा हो सकता है। अगर ये हो जाए कदम तो बजाज ऑटो में क्या और तेजी देखने को मिल सकती है या इसके चार्ट्स थकते हुए नजर आ रहे हैं, इस पे बात होगी देख के बाद। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है इस वक्त। संदीप वागले साहब, अमरीश बलिगा जी और गौरव बिस्सा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब हमारे साथ कार्यक्रम में बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट sptulsiyan.com के श्री SP तुलसियान साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। शुरुआत हमेशा जिसका इंतजार रहता है हमारे दर्शकों को, आपकी बेहतरीन निवेश पिक के साथ। बताइए सर, कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने? अनिल जी, मेरा स्टॉक है द्वारिकेश शुगर। ये यूपी के शुगर बेस मिल है, इसकी 3 मिल है, 30 किलोलीटर पर डे का डिस्टिलरी है और कोजेन का प्रोजेक्ट है। पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज का एक शुगर के बारे में बताऊं कि जिस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, लोगों का व्यू है कि शायद शुगर की साइकिल खत्म हो गई है, पर ऐसा नहीं है। अगर जो वर्तमान जो क्रशिंग सीजन खत्म होने पे, इसमें वैसे ही हमें सबको पता है कि प्रोडक्शन काफी नीचे है, 200 लाख टन बैग से नीचे है, लेकिन जो अगली सीजन जो शुरू होगी 1 अक्टूबर से, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अगर आप देखें, यूपी ने पिछले साल यानी जो सीजन अब तक जो खत्म नहीं हुई है, 30 सितंबर को खत्म होगी, इस साल में यूपी ने 26% का शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा दिखाया, यानी 62 लाख की बजाय 86 लाख टन का शुगर बनाया उन्होंने यूपी ने। और अगले साल जो सीजन 1 अक्टूबर से शुरू होगी, उसमें ऐसा अनुमान है कि शायद यूपी जो है 100 लाख टन यानी 1 करोड़ टन को क्रॉस कर जावे, 10 मिलियन टन को क्रॉस कर जावे आने वाली सीजन में 86 लाख की बजाय, या फिर 95-96 लाख के आसपास भी बैठ सकता है। तो जो यूपी ने 26% ग्रोथ दिखाई, लेकिन द्वारिकेश शुगर ने 35% ग्रोथ दिखाई प्रोडक्शन की, और इस साल में 33 लाख के ऊपर उन्होंने शुगर बनाई। और जो सबसे बढ़िया बात है कि 23 लाख बैग का शुगर वो लोग इन्वेंट्री कैरी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं निवेशकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे के मन में रहता है कि इन्वेंट्री गेन जो वन टाइम है, ऐसा नहीं है। नेचर ऑफ इंडस्ट्री होती है, हर साल अगर आप देखें तो जितनी भी शक्कर 31 मार्च तक बनती है, वो कंपनियां जो है अगले 2 क्वार्टर में, अगले 3 क्वार्टर में बेचती है। और सेम चीज इस कंपनी के साथ होने जा रहा है। यहां पे अगर आप कंपनी का ईपीएस देखें तो कंपनी ने FY 17 में ईपीएस दिखाया था 88 रुपया, जो FY 16 में 22 रुपया था। लेकिन ये जो नेट प्रॉफिट था करीबन 158 करोड़ का, ये 52 करोड़ डेफर्ड टैक्स जो होती है सिर्फ एक बुक एंट्री होती है, एक्चुअल में इनकम टैक्स का कोई पेमेंट नहीं होता है। तो अगर आप कैश ईपीएस कंपनी का देखें तो 135 रुपए का कैश ईपीएस था FY 17 में। और जैसे मैंने बताया कि अगले साल में इनको जो है प्रोडक्शन और बढ़ने वाला है, जो 23 लाख टन की शक्कर जो लोग कैरी कर रहे हैं, उसके ऊपर इन्हें कम से कम 150 करोड़ का इन्वेंट्री गेन है। तो आप FY 18 के लिए मान के चलिए कि इनका जो ईपीएस है, कैश ईपीएस, वो कम से कम 135 के बजाय 145 से 150 रुपए का आएगा। और अगर आप ऑपरेटिंग ईपीएस लेना चाहें तो वो 88 रुपए की बजाय करीबन 95 रुपए का आएगा। अब कंपनी ने क्या किया है कि कंपनी ने अपने 10 रुपए के शेयर को स्प्लिट करके 1 रुपए पे किया है। अगर आप देखें कि अधिकांश जो यूपी बेस्ड शुगर मिले हैं, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बलरामपुर चीनी, डालमिया शुगर, उन सभी का फेस वैल्यू 1 रुपए और 2 रुपए से है। सिर्फ ये स्टॉक 10 रुपए से, तो ऑप्टिकली अपने को 400 रुपए में स्टॉक महंगा लगता है। अगले 1 महीने में स्टॉक में स्प्लिट आएगा और एक शेयर का 10 रुपए फेस वैल्यू से घट के 1 रुपया हो जाएगी। और जब शेयर 40 रुपए में रूल करेगा तब आपको शेयर तकरीबन कैश पी के 3 के कैश पी पे मिलेगा, और ऑपरेटिंग पी जैसे मैंने बताया 4.5 के ऊपर मिलेगा। और चूंकि शुगर साइकिल का अगला 18 महीने का आउटलुक बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल एकदम बरकरार है, तो इस हिसाब से 400 रुपए में जो शेयर है काफी सस्ता है। और मेरा टारगेट है कि 6 महीने में, अगले 6 महीने में शेयर 500 रुपए के लक्ष्य को छू सकता है। ऑलराइट, चलिए तो 6 महीने में 500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। स्टॉक पर रखिएगा नजर। तुलसियान जी की गहरी पकड़ प्राइमरी मार्केट पर भी है। सर ये बताइए, CDSL का IPO आज खुल रहा है, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, CDSL का इशू अच्छा है। अगर आप इसको चीज का देखें कि इसकी एक एंटरप्राइज वैल्यू जो वर्तमान में जो प्राइस बैंड के हिसाब से है कि इस पे करीबन 1000 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू होती है। FY 17 में इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। खाली यहाँ पे मैं एक ही चीज करूंगा कि जो FY 16 में इनको वन टाइम गेन था, तो FY 16 से FY 17 का पैच देखेंगे तो आपको शायद थोड़ा सा लोअर दिखाई देगा, लेकिन FY 17 का 8 का EPS था। EV to EBITDA अगर आप देखें तो करीबन 7 के आसपास बैठता है। अगर आप अर्निंग पर शेयर लेवें या पी
मल्टीपल को लेवे तो 15-16 के पी मल्टीपल पे मिलता है। डेट फ्री कंपनी है और जो ऑफर फॉर सेल है, बीएसई अपने स्टेक को घटा रही है जो कि सेबी का रिक्वायरमेंट है। इन सारी चीजों को देखते हो, जैसे हमें पता है कि सिर्फ 2 डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, और सीडीएसएल का काफी अच्छा एक बिजनेस और काफी अच्छा एक चीज का रहा है। तो हमारी राय, हमने हमारे मेंबरों को या हमारी राय जो है वो पॉजिटिव है कि इसमें आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, इसमें आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। जो सर एरिस लाइफ आज बंद होने वाला है, उसे छोड़ दें या उसमें भी पैसा लगाने की राय? नहीं अनिल जी, उसमें भी पैसा लगाने की राय है, क्योंकि उसमें देखिए वो जो एक कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज हम सब देख रहे हैं, जिस हिसाब से फार्मा शेयरों की हालत है, उनका यूएस एफडीए का जो कंसर्न ज्यादा है। लेकिन एरिस के अंदर एरिस टोटली 100% जो है इंडियन मार्केट को केटर करती है। अगर आप इसी का थोड़ा सा वर्चुअल मॉडल देखें तो अल्केम लेबोरेटरीज को भी देख सकते हैं, लेकिन अल्केम फिर भी जो है डोमेस्टिक मार्केट पे 70-75% निर्भर करती है। लेकिन एरिस लैब जो है वो एक तो लाइफस्टाइल ड्रग बनाती है और उनका डोमेस्टिक मार्केट का जो है मेन फोर्टे है। 100% वो जो है इंडियन मार्केट को केटर करती है, और जिस हिसाब से ग्रोथ है, हमारी राय में एरिस बहुत ही बढ़िया इशू है और आप इसको फार्मा के दर के हिसाब से इस इशू को ओवरलुक नहीं करना चाहिए और इसके अंदर भी अप्लाई करना चाहिए। सर हफ्ता ये दरअसल पूरा आईपीओ के नाम ही है। जीटीपीएल हाथवे का भी आईपीओ 21 से 23 तक आ रहा है, कोई व्यू उसके ऊपर अभी बन पाया है सर? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी आज भी जो है एयू फाइनेंशियल की कॉन्फ्रेंस है, जीपीटीएल हैथवे का आईपीओ है, लेकिन इन दोनों पे कॉल अभी लेना बाकी है, क्योंकि अभी जैसे बताया एयू फाइनेंशियल की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद में, और हैथवे वाले पे हमने अभी तक कॉल लिया नहीं, तो उसके लिए जब एनालिसिस होगा तब मैं मेरे व्यू उस वक्त दूंगा। बिल्कुल, वक्त एक ब्रेक का, इस ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। देखिए दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, संदीप वागले साहब, अमरीश बलिगा जी, अच्छा गौरव बिस्सा साहब भी हैं, और sptulsian.com के एसपी तुलसियान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तुलसियान सर, आपसे जानना चाहता हूं इन पीएसयू बैंक्स का अब क्या होने वाला है आगे चलकर। देखिए हर रोज खबर आती है कि एक नए बैंक को जो आरबीआई है वो एक लिस्ट में डाल देता है, जिसके तहत ये जो बैंक्स हैं ये कर्ज आगे नहीं दे पाते, एक्सपेंशन नहीं कर पाते, और लिस्ट लंबी होती जा रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम भी आ गया है, यूको आईडीबीआई, आईओबी, देना सेंट्रल बैंक का नाम तो पहले था ही। आज एक इंपॉर्टेंट बैठक भी है आरबीआई और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच, पीएमओ में। कैसे देख रहे हैं इस सब पूरे मामले को आप, और इन बैंक्स पर अब क्या व्यू है? देखिए हेमंत, पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो छोटी बैंकों को जो उनके बिजनेस और ब्रांच एक्सपेंशन पे रोक की है, बहुत ही बढ़िया मूव है। अगर आप पीएसयू बैंकें देखें, जो 24-25 पीएसयू बैंकें, या आप कहिए कि एसबीआई में विलीन होने के बाद जो 5 एसोसिएट बैंकें के बाद में करीबन 21-22 बैंकें बचती है, तो इसमें जो 6 या 7 या 8 बैंकें हैं, देना बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या विजया बैंक, ऐसी सारी, या आईओबी, ये सारी की सारी बैंकें जो है इनके परफॉर्मेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनके परफॉर्मेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया है। और मैं ब्लंटली ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको सिर्फ एक उदाहरण दूं मैं एसआर स्टील का, हम कहते हैं कि एसआर स्टील का एनपीए जो है 45,000 करोड़ का है। 10 मिलियन टन के प्लांट की नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है 60-65-70 हजार करोड़ के आसपास है। मेरे समझ में नहीं आता कि 15-17 जो या 18 या 20 बैंकों का जो एक्सपोजर है वो क्यों नहीं वो पैसे को रिकवर कर सकती। ये एक्चुअली जो मैं आपको इनसाइड बताऊं, ये चाहे स्कैम कहिए चाहे एलिगेशन कहिए, जो छोटी बैंकें होती है, क्योंकि कोई भी आपको जॉइंट लेंडर फोरम में 60% बैंकों की परमिशन चाहिए ये अप्रूवल के लिए, तो जो छोटी बैंकें हैं ये इसमें अड़चने डालती है। और आगे जो बैंकों का जो मूव है गवर्नमेंट का, वो है कि छोटी बैंकों को, क्योंकि इनमें कभी भी सुधार नहीं आ सकता, इसमें कितना कैपिटल इन्फ्यूजन किया है गवर्नमेंट ने, तो अब ये छोटी बैंकें जो मैंने आपको 7-8 नाम गिनाए, वो अल्टीमेटली इवेंचुअली जाकर के बड़ी पीएसयू बैंकों में मर्ज होगी, जैसे पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है। इनमें जब विलय होगा तब जाके इनमें कोई ना कोई टर्न अराउंड आएगा। और एसबीआई के लय पे, एसबीआई में जैसे 5 एसोसिएट बैंकें मर्ज हुई है, इन बाकी जो 4 या 5 बैंकों में हो सकता है वो 4 या 5 जो बड़ी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये जो है इन 10 बैंकों को अब्सॉर्ब करे। और अगर आपका एक अमलगमेशन प्रोसेस चालू है तो ऐसे में छोटी बैंकों को ब्रांच एक्सपांशन और क्रेडिट एक्सपांशन का परमिशन देने का कोई तवज्जो नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आज जो पीएमओ में जिस तरह से पीएमओ खुद इन्वॉल्व है ये एनपीए रेजोल्यूशन के लिए, मैं बहुत होपफुल हूं। और आप देखिए जो 12 अकाउंट आइडेंटिफाई किए हैं, उन्होंने उसी 12 अकाउंट को आइडेंटिफाई किए जिसमें या तो प्रमोटर खुद चल करके टेबल पे आएगा या फिर जहां पे पोटेंशियल एक्वायरर बैठे हुए हैं। अब आप देखिए स्टील पे बहुत बड़ा आउटलुक बैठा हुआ, और इस 12 में से 5 या 6 अकाउंट जो है स्टील के तहत है। जैसे मैंने आपको एसआर का उदाहरण दिया, आप ये नोट करिएगा, अगले 2 से 3 महीने में एसआर स्टील का प्रमोटर खुद चल के आएगा और उनको मिनिमम जो है वेवर
वेवर के साथ में उन्हें बैंकों के एनपीए को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इस बैकग्राउंड में मैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हूं कि इसमें एनपीए रेजोल्यूशन का समाधान आएगा और उसमें पीएसयू बैंकों को फायदा मिलेगा। अब ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका कितना वेवर आप उसे देंगे। और एक चीज और मान के चलिए कि 30 से 40% का प्रोविजन ऑलरेडी इन पीएसयू बैंकों ने अपने अकाउंट्स में कर चुका है, तो इन्हें कोई बहुत बड़ी मार नहीं लगेगी। और मुझे नहीं लगता है कि 25 से 30% से ज्यादा इनको जो है हेयर कट देना पड़ेगा इन सारे लोन के ऊपर। मैं कम से कम जो 5 या 6 स्टील अकाउंट की बात कर रहा हूं, मैं बाकी दूसरे अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, लैंको इंफ्रा हुआ, आलोक हुआ, ज्योति स्ट्रक्चर हुआ, तो मैं इन पूरे मूव के ऊपर काफी पॉजिटिव, और मेरे को लगता है कि अगले 4 से 6 महीने में काफी पॉजिटिव रेजोल्यूशंस देखने मिलेंगे। इस लिहाज से कोई भी निवेशक जो पीएसयू बैंकों पे कॉल ले सकता है, लेकिन बड़ी बैंकों पे 5 से 6 महीने के व्यू से। जी ओके, तो ये है राय आपके लिए। इन तमाम मिड कैप बैंक्स में अभी भी कोई प्रदर्शन सुधरने की संभावना नहीं है, तो बेच कर निकल जाएं, ये साफ तौर पर सलाह दे रहे हैं तुलसीराम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आज सुबह। चलिए वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के उस पार बाजार का भरपूर एक्शन आपके लिए शुरू होगा। बताएंगे आपको किस तरह की शुरुआत होगी भारतीय बाजार की दमदार प्रदर्शन करता हुआ एसजीएक्स निफ्टी 40 अंक ऊपर, कितने ऊपर खुल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हाँ, एशिया जरूर बेहद मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, तो ग्लोबल संकेत तो काफी बेहतर है, खुलेंगे तो टिकेंगे। और दूसरा है रुपए की ओपनिंग का, जहां थोड़ी कमजोरी दिखी पिछले हफ्ते, क्या रिकवरी होगी या फिर वहां पर भी थोड़ा दबाव दिखेगा। और तीसरा स्टॉक 2020 का अपडेट तो आपके लिए आने वाला है ही, जहां पर आपको मिलेंगे आज के लिए 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज, और बाजार खुलने के बाद 9-15 से भी आपके लिए भरपूर एक्शन शुरू होगा। तैयार है वागले साहब अपने चार्ट्स के साथ? गौरव जी के पास वायदा कारोबार के सारे डेटा है, और फंडामेंटल राय देने के लिए अमरीश बलिगा साहब हमारे साथ हैं। 9:15 से करेंगे आपकी मदद। इस छोटे से ब्रेक के बाद पहला सौदा में